नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लास इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों आज आपको बताएंगे फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जिसमें लगभग आपके 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अतः यह पेपर पहले का आया हुआ है। अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर पास होना है तो इस पेपर को अच्छे से देखना और हर क्वेश्चन को अटेंड करना और नोट कर लेना कि एग्जाम में किसी प्रकार की फिर आपको दिक्कत ना आए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। और आपका पहला ये आपका लगभग तीसरा मॉडल पेपर है। श्योर यहाँ दो आपको पहले करा दिए, अब ये चल रहा है आपका तीसरा मॉडल पेपर। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है, एक छेनी का अनुप्रस्थ काट प्राय होता है, यानी अनुप्रस्थ काटा क्षेत्रफल कितना होता है। तो दोस्तों वो होता है आपका अष्टभुज, यानी छेनी का जो अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल की आकृति किससे होती है, तो वह अष्टभुजाकार होती है। आगे छेनी, ठंडी छेनी खालिस्तान से बनाई जाती है। तो बताओ ठंडी छेनी किससे बनाई जाती है। तो ठंडी छेनी दोस्तों हमेशा फोर्जिंग के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है, फोर्जिंग के द्वारा बनाई जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। स्वचालित वॉशिंग मशीन, हीटर, माइक्रोवेव ओवन, एसी खालिस्तान के न्यूनतम क्षमता के साथ सॉकेट प्लग करने की आवश्यकता होती है। तो बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो वह लगभग आपकी 15 एम्पियर होते हैं, यानी पावर के स्विच लगाए जाते हैं इनमें 15 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, एक बैटरी एक खालिस्तान होता है। तो बताओ दोस्तों एक बैटरी क्या होती है। तो एक बैटरी एक होती है सेलों की संख्या, यानी सेलों की संख्या को क्या कहते हैं, यानी सेलों के समूह या सेलों की संख्या को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक ईएमएफ 2 वोल्ट के 5 सेलों और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो परिणामी बैटरी होगी। तो परिणामी बैटरी क्या होगी दोस्तों, तो उसकी परिणामी बैटरी होगी दोस्तों 10, क्योंकि 5 सेल है और आपके 10 वोल्ट, हाँ सॉरी 5 सेल हो गई तो उनकी 10 वोल्ट तो वो हो गई। और प्रतिरोध 0.5 तो 25 2.5 ओम प्रतिरोध। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मृदु धातु भरते समय रेती धात को भरे जाने वाले पदार्थ के मिनट कणों के साथ क्लोंग किया जाता है। रेती की खालिस्तान से सफाई किया जाना चाहिए। तो बताओ दोस्तों रेती किससे सफाई करनी चाहिए। तो रेती की सफाई रेती कार्ड उपयोग कर उसकी सफाई करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक रिप आरी, यानी एक रिप आरी क्या होती है दोस्तों। तो दोस्तों एक रिप आरी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है केवल ग्रेन कटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है, केवल ग्रेन कटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर एम यानी 0.2 वाले प्रत्येक 2 वोल्ट के 5 सेलों को 14 ओम प्रतिरोध के भार से श्रेणी में, यानी 2 वोल्ट के 5 सेलों को 14 ओम प्रतिरोध के भार से जोड़ा जाता है। तो परिपथ में बहने वाली धारा क्या होगी। तो आपके 5 दूनी 10 वोल्ट हो गई, ये होगी। तो आई बराबर होता है वी बट्टा आर। तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, लगभग 10 तो वो हो गई, 14 ये हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों। तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, यानी 2/3 एम्पियर। तो आप निकाल लेना, आसानी से हल कर लेना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, वर्ताकार अक्ष के साथ धातु के एक शीट मोड़ने के ऑपरेशन को जाना जाता है, यानी उस ऑपरेशन को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उस ऑपरेशन को जानते हैं हम फार्मिंग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, सूखी बैटरी का धनात्मक ध्रुव खालिस्तान का बनाता है। तो बताओ सूखी बैटरी का धनात्मक ध्रुव किसका बना होता है दोस्तों। तो सूखी बैटरी का धनात्मक ध्रुव दोस्तों हमेशा कार्बन का बना होता है। तो करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, दो मेटिंग सरफेसों के बीच सफाई चेक करने के संबंध में एक खालिस्तान गेज का उपयोग किया जाता है। तो बताओ उसके बीच में सफाई की, तो उस गेज को क्या कहा जाता है। तो उसे फिल्टर गेज कहते हैं। क्या कहते हैं, फिल्टर गेज। तो करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीयक सेलों की ऊर्जा प्राय खालिस्तान से नवीनीकरण किया जाता है। तो बताओ द्वितीय सेलों का नवीनीकरण किससे किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसके द्वारा धारा गुजारना क्या कहलाता है, नवीनीकरण किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए औसत कैलिपर होता है। तो बताओ स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए औसत किस कैलिपर का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो उसके लिए हम ओनली V3 कैलिपर का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, समान वोल्टेज के लिए 25 वोल्ट
और 100 वाट लैंप का प्रतिरोध दर होगी। तो दोस्तों बताओ इसका प्रतिरोध दर क्या होगी दोस्तों। तो दोस्तों इसका प्रतिरोध दर होगी 4:1। 4:1 कैसे दोस्तों, क्योंकि इसमें जितना वाटेज क्षमता अधिक होती है उतना प्रतिरोध अधिक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 4:1, यानी इसका करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है 20 ओम के एक प्रतिरोध में खालिस्तान का कंडक्टेंस होता है। तो बताओ दोस्तों इसमें कौन सा कंडक्टेंस होगा, क्योंकि आपको मालूम है 20 है तो ए जी कंडक्टेंस, तो जी बराबर क्या होता है 1/r। तो इसमें क्या आएगा 1/20। तो एक में भागा जाता नहीं 0, फिर इसमें भी 10 में जाना, फिर आ गया 0, फिर 5, तो आएगा 0.05 साइमन। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक विद्युत सप्लाई स्रोत को अतिरिक्त समांतर बार जोड़ने का प्रभाव खालिस्तान बढ़ाता है। तो बताओ दोस्तों एक विद्युत सप्लाई स्रोत को अतिरिक्त समांतर बार जोड़ने का प्रभाव खालिस्तान बढ़ाता है। तो दोस्तों बताओ इसका क्या बढ़ाता है। तो है दोस्तों हमेशा समांतर स्रोत से ली जाने वाली स्रोत से ली जाने वाली धारा को बढ़ाता है। तो करेक्ट आंसर डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आपका, एक एसी परिपथ में धारा की दिशा होती है। तो बताओ एक एसी परिपथ में धारा की दिशा क्या होगी दोस्तों। तो एक एसी परिपथ में धारा की दिशा तत्काल से तत्काल भिन्न होगी, यानी उसमें क्या होगी, धारा की दिशा प्रति क्षण परिवर्तित होने, यानी वह विद्युत धारा जिसका मान वह दिशा समय के साथ परिवर्तित होता है वह एसी धारा कहलाती है, यानी अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। अगला आपका, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की सबसे कम प्रतिरोधकता होती है। तो बताओ कौन सा पदार्थ है जिसकी सबसे कम प्रतिरोधकता होगी दोस्तों। तो वह होता है आपका तांबा, जिसकी सबसे कम प्रतिरोधकता होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडक्टर में तात्कालिक पावर खालिस्तान के समानुपाती होता है। तो दोस्तों बताओ किसके तत्कालिक समानुपाती होता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा तात्क्षणिक धारा का उत्पादन और धारा के परिवर्तन की दर होता है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श कंडक्टर में अपव्यय किए जाने वाली शक्ति होती है। तो बताओ आदर्श इंडक्टर में अपव्यय किए जाने वाली शक्ति होती है दोस्तों, बताओ कितनी होगी। तो वह दोस्तों हमेशा शून्य होती है। तो करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो बताओ आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों। तो वह शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आरएमएस मान निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों बताओ आरएमएस मान किस पर निर्भर करेगा। दोस्तों आरएमएस मान हमेशा ताप प्रभाव पर निर्भर करता है। किस पर करता है, ताप प्रभाव पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, एक सममितीय वन वेव फॉर्म के लिए एक पूर्ण चक्र का औसत मान होता है। तो बताओ दोस्तों एक चक्कर का पूर्ण औसत मान क्या होगा। तो दोस्तों एक चक्कर का पूर्ण औसत मान शून्य होगा। कैसे, क्योंकि ये आपकी साइन वेव है। तो माना 180 डिग्री ये आ गया, तो 180 डिग्री ये आ गया, तो एक मान ये एक मान, तो एक में एक गया तो क्या आएगा 0। तो इसका औसत मान क्या आएगा, शून्य आएगा एक चक्कर का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पावर गुणक संशोधन के लिए कैपेसिटर खालिस्तान दर किया जाता है। तो ये कुल मिला के ये पूछा कि कैपेसिटी की रेटिंग किस में मापी जाती है। तो दोस्तों कैपेसिटी की रेटिंग kVAr में मापी जाती है। करेक्ट आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा परिपथ उपकरण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्म में ऊर्जा स्टोर करता है। तो बताओ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में फॉर्म में ऊर्जा स्टोर कौन करता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों इंडक्टर। क्या आएगा, इंडक्टर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एसी वोल्टेज की साइन वेव का अधिकतम मान 10 वोल्ट है। तो आरएमएस का मान क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आरएमएस का मान आपको मालूम 0.707 होता है। तो इसमें आपको 10 वोल्ट दे रखा है, तो इसमें हम 10 का भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7.070। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आ रहा है सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, IS 2705/1 1981 के अनुसार करंट ट्रांसफर के गौण करंट का नियत किया गया मानक मान खालिस्तान हो सकता है। तो बताओ दोस्तों उसका मानक मान क्या हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों उसका मानक मान है वह आपका 1 एम्पियर अर्थात 5 एम्पियर तक का होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक एकल फेज विभव ट्रांसफार्मर की नियत की गई गौण वोल्टेज खालिस्तान है। तो बताओ सिंगल फेज की एवरेज वोल्टेज कितनी होती है दोस्तों। तो वो होती है आपकी 110 वोल्टेज, यानी इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में संरक्षण का कार्य है। संरक्षण क्या होता है आपका, कंजर्वेटर। तो बताओ दोस्तों कंजर्वेटर का क्या कार्य होता है।
तो ये होगा तेल के विस्तार व संकुचन को नियंत्रित करना, यानी उसके फैलाव और सिकुड़न को रोकने के लिए हमेशा संरक्षण यानी हमेशा कंजर्वेटर का काम उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 415 वोल्ट बटा 240 वोल्ट एक ईवी के ट्रांसफार्मर को क्या होगा जब ऐसे एक डीसी आपूर्ति के साथ। अगर आपको मालूम दोस्तों, जैसे हम डीसी आपूर्ति से जोड़ेंगे तो ट्रांसफार्मर क्या होगा, ट्रांसफार्मर जल सकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होता है, शून्य होता है। अगर डायरेक्ट डीसी सप्लाई देंगे तो उसकी वाइंडिंग जल जाएगी। अगला क्वेश्चन है बुकोलज की रिले उच्च क्षमता के शक्ति ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ी होती है, तो बुकोलज रिले का उद्देश्य क्या है। तो बताओ दोस्तों, बुकोलज रिले का उद्देश्य क्या होता है। तो बुकोलज रिले का उद्देश्य होता है जब जड़ शॉर्ट सर्किट दोष घटित होता है तो ट्रांसफार्मर परिपथ से क्या हो जाता है, ओपन कर देता था, एक अलार्म बेल बुलाकर सूचना देता है, तो उसे वहाँ पर विद्युत कर्मी उठा देता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, यानी जब जड़ शॉर्ट सर्किट दोष घटित होता है ट्रांसफार्मर परिपथ से हट जाता है। अगला क्वेश्चन है जब 5 kVA 400 वोल्ट 200 वोल्ट का ट्रांसफार्मर 25 एम्पीयर का करंट सेकेंड में पहुँच रहा है तो प्राइमरी करंट में करंट का मान क्या। तो इसके लिए दोस्तों होता है आपका E1/E2 बराबर होता है I2/I1। तो बताओ दोस्तों, इसमें धारा किसकी दे रखी है, 25 एम्पीयर करंट सेकेंडरी की धारा दे रखी है। तो दोस्तों सेकेंडरी की धारा दे रखी है, तो आपको ये मालूम है कि प्राइमरी की वोल्टेज 400 है और सेकेंडरी की 200 है। इन बराबर प्राइमरी की, हाँ, एक करंट सेकेंडरी की धारा दे रखी है यहाँ पर, तो सेकेंडरी की धारा कितनी दे रखी है, 25। तो आप 25 को 200 से गुणा कर लो, किससे करोगे, 25 को 200 से गुणा करो और इसमें 400 का भाग दो, अभी धारा आ जाएगी 2 0 से 2 0, इसे कट के 2 12.5 आ गया। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। करेक्ट आंसर क्या आ गया, डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा पदार्थ निरंतर बस बार की वायरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बताओ दोस्तों, निरंतर बस बार के लिए कौन सी धातु प्रयोग दोस्तों आएगी, एल्यूमिनियम। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी वायरिंग करने की एक पद्धति है। तो बताओ दोस्तों, ये कौन सी है, आपकी जॉइंट बॉक्स है, टी सिस्टम है, लूप इन सिस्टम है, ये सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर इन सभी यानी सारी विधियाँ क्या है, आपकी वायरिंग की पद्धति है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 0 डिग्री कोण पर प्रेरित ईएमएफ का परिणाम E0 = BLV सूत्र के द्वारा किया जाता है। सूत्र में V क्या है। तो बताओ दोस्तों, सूत्र में V क्या है। तो दोस्तों लूप गुणक का वेग है आपका V। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, IS अनुशंसा के अनुसार सीलिंग फैन के पंखे के नीचे भाग का तथा फर्श के बीच क्लियर निम्न में से कम होना चाहिए, यानी फर्श से लेकर और आपका फैन है उसके बीच की जो दूरी होती है, सीलिंग फैन के पंखे के बीच की दूरी कितनी होगी दोस्तों। तो वो होती है आपकी 2.40 mm, ठीक, 2.40 मीटर सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, ताम्र प्लेट अर्थिंग के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रोड का आकार निम्न में से कम नहीं होना चाहिए। तो बताओ दोस्तों, इससे कम आकार नहीं होना चाहिए। तो वो था 60x60x3.15। ये किसका, आपकी कॉपर प्लेट की बात है। अगर यहाँ पर आपकी एल्यूमिनियम प्लेट है तो इसकी मोटाई 0.3 की जगह क्या 315 जगह क्या 630 हो जाती। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन, किस सिद्धांत में अर्थ प्रतिरोधकता टेस्ट कार्य करता है। तो बताओ दोस्तों, किस में अर्थ प्रतिरोधकता टेस्ट कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों आपका बी, यानी विभव के अवरोह की पद्धति। विभव के अवरोह की पद्धति आपके प्रतिरोध टेस्ट कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, PF मापों के लिए एक परिपथ में जोड़ने के लिए उपयुक्त एक PF मीटर का आपको चयन करना है। किस आधार पर आप उसकी श्रेणी रखोगे। तो बताओ दोस्तों, किस आधार पर आप उसकी श्रेणी रखोगे। तो इसका करेक्ट आंसर आप भार के लिए उपयुक्त मीटर की वोल्टेज तथा करंट की श्रेणी रखेंगे। क्या करेंगे, भार के लिए उपयुक्त मीटर की वोल्टेज तथा करंट की श्रेणी रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यंत्र जिन्हें परिपथ में कभी प्रयुक्त नहीं करना चाहिए जब पावर OM हो, तो वे क्या होंगे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओम मीटर और मेगर, यानी यंत्र जिन्हें परिपथ में कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है जब पावर ओम, यानी जब सप्लाई चालू हो तब कभी भी ओम मीटर और मेगर को काम में नहीं लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 41 नंबर,
एक वेल्डिंग की दुकान जिसकी 3 फेज 415 50 एचजीडी आपूर्ति है के द्वारा खींची गई शक्ति को मापा जाना है। तो निम्न में से बताओ L1 L2 तथा L3 के पार 5 केवीए प्रत्येक के दो वेल्डिंग सेट है और L2 तथा L3 के पार 5 केवीए का सेट है। तो इस मापने के लिए आप किस प्रकार के वाटमीटर का चयन करेंगे? तो बताओ दोस्तों किस वाटमीटर का चयन करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए हम 2 एलिमेंट प्रकार का 3 फेज वाटमीटर का उपयोग करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी। अगला क्वेश्चन है सीरियल लैंप सेट परिपथ की निरंतरता यहाँ तक कि फ्यूज बल्ब के पार भी बनाए रखने के लिए सावधानी की तरह प्रत्येक बल्ब जोड़ा जाना प्रथागत है। इस युक्ति का नाम क्या है? तो बताओ दोस्तों इस युक्ति का क्या नाम है? तो एनटीसी थर्मिस्टर इसका नाम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक फ्लोरोसेंट ट्यूब के स्टार्टर को ट्यूब के प्रकाशमान होने के पश्चात हटा दिया जाता है, यानी उसका स्टार्ट होता है। जैसे आपकी ट्यूबलाइट परिपथ ऑन हो जाता चल जाती है, उसके बाद हम उसको हटा सकते हैं। तो पश्चात हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो आपको हटा देने के बाद भी दोस्तों क्या होगा? तो ट्यूबलाइट सामान्य रूप से परिचालित होती रहेगी। हाँ, अगर सप्लाई चली जाए तो एक बार ऑफ होने जब वापस सप्लाई आती है तो वो ऑन नहीं रहेगा, क्योंकि स्टार्टर लगाने के बाद स्टार्टर क्या करता है? एक साथ कई परिपथों को ऑन ऑफ करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सुरक्षा की दृष्टि से घर के आगे के अहाते में प्रयुक्त लाइट को कीड़े मकोड़े को आकर्षित नहीं करना चाहिए, किस प्रकार के लिए? तो इस प्रकार के लिए कौन सा लैंप आता है दोस्तों? तो आता होगा मरकरी वास्प लैंप। क्या आता है? मरकरी वास्प लैंप, मरकरी वास्प लैंप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्या तापमान है जिस पर एक गैस से भरा टंगस्टन फिलामेंट लैंप परिचालित होता है? तो बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 23 डिग्री सेंटीग्रेड और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लाइटिंग सोर्स की इल्यूमिनेटिंग पावर का मापन खालिस्तान में किया जाता है। तो बताओ दोस्तों इसका पावर का मापन किस में करेंगे? तो इसका पावर हम कैंडल पावर में करेंगे। तो करेक्ट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, फ्लोरोसेंट ट्यूब पिक्चर में ट्यूब नहीं चमक रही है लेकिन दोनों फिलामेंट लाल चमक रहे हैं, तो संभव समस्या हो सकती है। तो बताओ दोस्तों कौन सी समस्या हो सकती है? तो दोस्तों में स्टार्टर कॉन्टैक्टर का स्थायी रूप से शॉर्ट सर्किट होना। क्या होगा? स्टार्टर कॉन्टैक्टर का स्थायी रूप से शॉर्ट सर्किट होना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से किस लैंप की ऑपरेटिंग लाइफ सबसे ज़्यादा होती है? तो बताओ दोस्तों कौन सा लैंप है जिसकी ऑपरेटिंग लाइफ सबसे ज़्यादा होगी? तो वह होता है दोस्तों आपकी एलईडी, ये लाइट इमिटिंग डाई। तो करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन पर आधारित है। तो बताओ दो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन पर आधारित कौन सा डायोड या सेल है? तो वह दोस्तों आपका एलईडी डायोड, एक तरह का एलईडी जो हमेशा फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एलईडी के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो बताओ उसके द्वारा प्रकाश द्वारा उत्सर्जित रंग किस पर निर्भर करेगा दोस्तों? तो उसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग अर्धचालक पर डिपेंड करता है। उसका करेक्ट आंसर आएगा डी। तो इस प्रकार दोस्तों आज आपके क्वेश्चन हो चुके हैं कितने? 50 क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आपका कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद है। ऐसे ही आगे हम आपको और पेपर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ करो, और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।